सबका यहाँ रायपुर के इस कॉन्क्लेव में स्वागत है। विस्तार न्यूज़ यानी कि आपका अपना चैनल मध्य प्रदेश में 1 तारीख को लॉन्च हुआ और आज छत्तीसगढ़ की इस खूबसूरत सी राजधानी रायपुर में आपके साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, इस चैनल का शुभारंभ हो रहा है। और हमारे साथ थोड़ी देर पहले तक मुख्यमंत्री जी थे विष्णुदेव साय, जिन्होंने इस चैनल का छत्तीसगढ़ की इस धरती पर बहुत गरिमापूर्ण आयोजन में उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और हमारे साथ हैं नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खासकर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ पे हैं और यहाँ के इस वक्त जो लोकसभा चुनाव है उसके प्रभारी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को जो जीत मिली है उसका सेहरा भी आपके सर पर है। नितिन नवीन जी, आपका विस्तार न्यूज़ में स्वागत है और आप यदि कुछ विस्तार न्यूज़ की शुरुआत पे कुछ करना चाहें तो बोले। शुभकामना। विस्तार न्यूज की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना कि आज आपका चैनल का शुभारंभ है और हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चौथा सशक्त प्रहरी मीडिया होता है और उसके चैनल्स कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को पहुंचाते हैं। तो मैं तो पूरी टीम को आपको शुभकामना देता हूं। नितिन जी, हम आम जनता ये जानना चाहती है, जो कॉमन मैन है, कि ये जो एक तो चुनाव होता है, चुनाव में विधायक लड़ता है, मगर उस विधायक एक चुनाव नहीं होता है। मैंने मध्य प्रदेश के इलेक्शन पे 2 किताबें लिखी और जानता हूँ कि हर इलेक्शन दूसरे इलेक्शन से एकदम अलग ग्राउंड पे खेला जाता है, मगर उन चुनाव में एक विधायक के पीछे जीतने वाली कितनी बड़ी टीम होती है और उस टीम में चुनाव प्रभारी का क्या काम होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती उसके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को पूरे साल हम जहां ट्रेनिंग देकर कार्यक्रमों के माध्यम से और कार्यकर्ता को तैयार करते हैं, छोटे बड़े कार्यक्रमों से उनको पूरी तरह से उनका नेतृत्व क्षमता को विकसित होती है। लेकिन चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जिस समय सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम वर्क में एक उद्देश्य और एक मिशन के साथ काम करना होता है। तो मेरा मानना है कि पार्टी के अपने कार्यक्रम, जो विषय होता है कार्यकर्ता, कार्यालय और कार्यक्रम, ये तीनों को गतिमान रखना, ये कहीं ना कहीं एक प्रभारी का प्रमुख काम होता है कि कार्यालय से कार्यक्रम जाए और कार्यक्रम जो जाए वो कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में जाए। तो मेरा ये मानना है कि तीनों को गतिशील रखना, पार्टी की रणनीति को नीचे तक उतारना और अपोजिशन को भी आकलन करके उसकी भी रणनीति को देखते हुए उस परिस्थिति के आधार पर अपनी रणनीति को भी बनाते रहना। तो मेरा मानना है कि प्रभारी की कई भूमिका होती है। इसके बाद हर पार्टी में वरिष्ठ नेता होते हैं, कुछ नई जनरेशन होती है, तो हमेशा पुराने नए का जो मिश्रण है उसमें कभी कभी विरोधाभास भी आता है। तो उस समय भी प्रभारी को एक न्यूट्रल रोल के तहत नए तरुणाई भी आए, नए जोश भी आए और पुराना अनुभव भी साथ रहे, इसका मिश्रण देना पड़ता है। यानी कहें कि मुख्य रणनीतिकार होता है जो पर्दे के पीछे, जो रंग डायरेक्टर होता है जो सबको रोल बांटता है, देखता है कि क्या को उस रोल पे खरा उतर रहा है। मगर आमतौर पे ये ऐसा लगता है कि जो मुख्य रणनीतिकार या चुनाव प्रभारी होता है वो देर रात तक मीटिंग करता रहता है। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश का भी जो नेतृत्व यहाँ काम कर रहा है, सबको दिन भर अपने कार्यक्रम में भी रहते हैं। फिर जब तक आप किसी भी गतिविधि की समीक्षा नहीं करते हैं, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी मॉनिटरिंग मीटिंग होती है, मीडिया में भी आपके 11 बजे की मीटिंग होती है, फिर शाम की भी मीटिंग होती है। तो जब तक आप चीज़ों को एसेस नहीं करेंगे कि आपने जो चीज़ें टास्क दी, वो टास्क इन रिटर्न इनपुट आपको क्या मिल रहा है, चीज़ें उतर रही है कि नहीं उतर रही, तो जब कंटिन्यूसली आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आप बेहतर परिणाम नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करते करते कभी देर रात भी होती है, लेकिन दिन भर की गतिविधि को समाप्त करके मॉनिटरिंग में आप बैठेंगे तो लेट होता है। लेकिन मॉनिटरिंग ये है जो आपको अगले दिन के बेहतर परिणाम के लिए एक कार्य पद्धति देती है और बेहतर परिणाम को लाने में आपको बहुत फायदा करती है। और शायद यही वजह है कि आपकी टीम ने और आपके नेतृत्व ने एक बेहतर परिणाम दिया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार को बदला और बीजेपी की वापसी की। नहीं, देखिए, हमारे नेता, हमारे प्रभारी जो पहले थे, ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, सब लोगों ने एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की। मैं तो उसमें एक सहयोगी के रूप में मैं भी था, लेकिन एक एक चीज़ की, मीडिया मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सोशल मीडिया पे क्या चलना ये चाहिए, जनता के बीच में क्या, किस चीज़ को लेके जाना चाहिए,
किस समय का टॉकिंग पॉइंट्स क्या होगा, पूरे चुनाव की नैरेटिव किस रूप से बिल्ड करेंगे, एरिया वाइज नैरेटिव क्या होना चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ों पे काम किया गया और मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतर टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने काम किया। और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी और ख़ास करके माननीय गृह मंत्री जी का जो रणनीति होता है, खुद ब खुद वो बैठ कर एक एक चीज़ की प्लानिंग कराते थे। तो मुझे लगता है कि उनकी रणनीति का कहीं ना कहीं हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने में जो ताकत लाई उसका परिणाम है ये। आपकी बातें, आपकी रणनीति की बातें सुनकर लगता है बीजेपी ने अपने आप को एक चुनाव जीतने वाली मशीन में तब्दील कर दिया है, जो कार्यकर्ता से लेकर नेता तक लगातार चुनाव के बारे में सोचता है और चुनाव जिताने के बारे में सोचता है। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो तो उसमें अगर अपना कमिटमेंट लेवल आपका सही नहीं होगा तो रिजल्ट कम आता है। और मेरा मानना है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति का जो तरीका है चुनाव का, वो कई लोगों को सिखाया है। और आज यही कारण है कि देश भर में हजारों लोग ऐसे हैं जो अमित शाह जी से चुनाव की रणनीतियों को सीखकर काम कर रहे हैं। और एक ही चीज़ होता है कि जब तक हम रिजल्ट लेके नहीं आते हैं तब तक किसी भी रणनीति का कोई मतलब नहीं है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन में आपको निश्चित रूप से मेहनत और कमिटमेंट के साथ उतरना पर पड़ता है। एक बात समझना बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे आप बिहार से आते हैं, आपके पिताजी बिहार के बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के, आप बिहार से 4 बार के विधायक हैं बांकीपुर से, मगर बिहार से आके छत्तीसगढ़ में इस तरीके की चुनाव प्रभारी का पद संभालना, तो बिहार की राजनीति और छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या फ़र्क महसूस देखते हैं आप? देखिए, बिहार तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेट्स है और कहीं ना कहीं राजनीति वहाँ पर हर चाय के दुकान पर चर्चा के साथ होती है। और जितनी बातें आप हम लोग रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं उतना ही रणनीति चाय के दुकान पर भी वहाँ बनती है। तो उस स्टेट से आने का अपना एक गर्व है। लेकिन सेम टाइम में मेरा ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक परिवार भाव है, यही कारण है कि हम बेहतर तरीके से किसी भी राज्य में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिना मिले हुए भी एक अलग तरह का कनेक्शन होता है हमारा, जो एक परिवार का कनेक्शन आपका होता है। और यही कारण है कि जब आप कार्यक्रम के माध्यम से प्रभारी बनकर जाते हैं तो आपका एक अलग संबंध हर राज्य में बन जाता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल भाव से हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं तो बहुत सरल भाव से देते हैं। और यही कारण है कि कई लोग यहाँ को समझने में ये सोचते हैं कि यहाँ एग्रेसिव राजनीति हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर विष्णुदेव साय जैसा व्यक्ति ही, डॉक्टर रमन सिंह जैसा व्यक्ति ही यहाँ राजनीति कर सकता है। मगर जिस तरीके से बीजेपी हर जगह एक सैचुरेशन की स्तर पे पहुंच गई है, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो 29 में से 28 सीटें हैं, यहाँ भी 11 में से 9 सीटें हैं, फिर भी आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, आप इसको सैचुरेशन मानते हैं, हम अपना लक्ष्य हमेशा बढ़ाते रहते हैं। तो जब लक्ष्य बड़ा है तो सैचुरेशन नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य है कि अगर हम लोगों ने पिछले बार 46% वोट लाया विधानसभा चुनाव, तो इस बार हम कैसे 51% वोट पे तब्दील करें। हमारी लड़ाई हमारे ही पिछले रिजल्ट से है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र अमित शाह जी हमेशा कहते हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जब तक पूरा भगवा नहीं लहरा जाएगा तब तक भाजपा का स्वर्णिम युग नहीं आया है। इसलिए हम लोग अभी संघर्ष के दौर में हैं। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ 2 सीटें ही तो जीतनी है बस। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को, मैंने मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा, हम कॉन्फिडेंस में रहे ये अच्छा है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे ये बहुत बुरा है। अगर हमारे कार्यकर्ता एक एक सीट पर अगर नहीं लगेंगे, हमारे कितने बूथ हम हारे हैं हम उसको अपना रणनीति मानते हैं, उस पर हमारा वर्क लगना चाहिए। हम जो बूथ जीत गए उस बूथ के जीत के अंतर को फिर से कैसे बढ़ाए, ये हमारी रणनीति रहती है। और शायद यही वजह है कि आपने अपना पिछला चुनाव 84,000 वोटों से जीता। 86,000 वोट आए, जीता 40,000 से। अच्छा। तो ये रणनीति का काम हर जगह आता रहता है, मगर क्या लग रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ में इस समय कोई मुद्दा दिख रहा है आपको? हालांकि कांग्रेस खुद सेल्फ गोल करके आप लोग को रोज नया मुद्दा दे रही है, जैसे कल एक मुद्दा मिल गया आपको। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के जो भी नेता और रणनीतिकार हैं उनको सद्बुद्धि वैसे ही मिलती रहे। कभी मौत का सौदागर कहा तो जनता ने जीत का हार पहनाया, कभी चाय वाले का मजाक उड़ाया तो जनता ने जीत का माला पहनाया, कभी चौकीदार को चोर कहा तो जनता ने जीत का माला पहनाया। अब यहाँ के नेताओं ने फिर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, तो इस बार तो छत्तीसगढ़ की जनता छोड़ेगी नहीं। जिस मोदी ने एक एक गारंटी को पूरा करने का काम किया, जिस मोदी ने 10 वर्षों में पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया,
और कहीं ना कहीं कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव है, और वही कारण है कि अगर आज छत्तीसगढ़ में उनको अपमानित करने का कोई प्रयास करेगा तो भाजपा कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता उनको जवाब देगी। मगर ये भी बड़ी हैरानी की बात होती है, ऐसे विधानसभा चुनाव में आपने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ा दिया, लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आपने यहाँ के विधायक को लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। ये क्या है, माने सामने वाले की लाइन लेंथ बिगाड़ना है या कुछ खास रणनीति होती है? आप किसी एक ही पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे तो सामने वालों को आकलन करने का मौका मिलता है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, हमारा मंडल अध्यक्ष यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराता है तो कहीं ना कहीं हमारी रणनीति का अलग असर है, इसी कारण ये हो पाता है। तो इस बार क्या लग रहा है आपकी रणनीति में क्या खास बिंदु है आपकी रणनीति का इस बार छत्तीसगढ़ के लिए? नहीं, मेरी रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रणनीति है कि हम 400 पार के नारे के साथ काम कर रहे हैं। मोदी जी ने हमें मूल मंत्र दिया है कि अब की बार 400 पार, तो कम से कम छत्तीसगढ़ से 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में जाए, यही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का मिशन है। तो ये बड़ा चुनौती लग नहीं रही? 400 पार तो बहुत बड़ा, एनडीए 400 टच करना और बीजेपी 370 तक पहुंचना। नहीं, आप देखिए पूरे देश में आप जब देखिएगा तो आज विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसको नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने के मुद्दे नहीं मिल रहे। हमारी सरकार के किसी मंत्री पर वो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रहा है। ये जरूर है कि उनके सारे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं कोई जेल में है, कोई बेल में है। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में जनता बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 10 वर्षों में देश का मान आर्थिक स्तर से देख दीजिए तो आज हम 5वीं इकोनॉमी बनकर उभरे हैं। आज अगर विश्व पटल पर देखिए तो भारत के तिरंगे का मान बढ़ा। आज आप विश्व का जो बड़ा बड़ा देश भी है, रशिया और यूक्रेन युद्ध में भी भारत के तिरंगे का ये मान था कि पाकिस्तान के लोग भी उस तिरंगे के सहारे बाहर निकल रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि आज पूरे विश्व में भारत में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि देश का नेता कौन होना चाहिए, देश का प्रधान सेवक कौन होना चाहिए। तो जब एक स्वर में प्रो कम्बेंसी है तो आप मान सकते हैं कि पहली बार 10 सालों में कोई सरकार रही हो और 10 सालों के बाद भी उसके प्रति प्रो कम्बेंसी हो, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? हम चुनाव पे लिखने वाले लोग या चुनाव पे बोलने या विश्लेषण करने वाले लोग इस बात को हमेशा, एक शब्द था एंटी इनकम्बेंसी, मगर जिस तरीके से आप लोग रणनीति बनाते हो नया शब्द दे दिया प्रो इनकम्बेंसी। तो प्रो इनकम्बेंसी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ले आती है। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारी रणनीति इस प्रकार, और हम ही थोड़े बोल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग तो 400 पार का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है जब कांग्रेस के घर में ये भय का वातावरण है तो ये तो हमारी जीत का आधार है ना। मगर आप जो भ्रष्टाचार वाली बात करते हैं कि सामने जो इंडी गठबंधन के लोग हैं भ्रष्टाचार में जेल में हैं, बेल में हैं, मगर ये आरोप भी लगता है बार बार कि जो भ्रष्टाचारी दूसरे दल के लोग में बीजेपी में शामिल होके शुद्ध हो जाते हैं। बहुत स्पष्ट है, उस पर कहीं ना कहीं जिन पे अगर आरोप लग जाते हैं, साबित हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको जगह नहीं देती है। आज जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जेल और बेल के बीच में फंसे हैं, लेकिन जिन लोगों को हम लोग ने उन पर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं और उस पर पूरा काम हुआ है। तभी हम कोई भी चीज़ को एक बैग ऐसे नहीं लेते, उसकी पूरी होमवर्क होती है तभी उस पर काम होता है। नवीन जी का आखिरी सवाल है आपसे कि मैं भोपाल में रहता हूं तो हम देखते हैं कि रोज़ 11 बजे बीजेपी दफ्तर खुलता है और ढेर सारे लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है। अभी दावा किया जा रहा है कि 6 अप्रैल को भोपाल में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कांग्रेसी ज्वाइन करेंगे और चुनाव होने के पहले 1 लाख। तो आखिर ये क्या है, माने कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस युक्त बीजेपी? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि डूबती हुई नैया पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। जहाँ का नेतृत्वकर्ता नहीं हो, जहाँ कोई नीति नहीं हो, जिसकी नीयत साफ नहीं हो, उसके साथ कौन सफ़र करेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत का हम बात बोलते हैं तो कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं तो राजनीति करेंगे ना। तो मुझे तो लगता है कि अब उसी दिशा में हम बढ़ चले। यानी कांग्रेस के लोग राजनीति का नया मंच बीजेपी में तलाश है? नहीं, वो मैं बीजेपी का काम, बीजेपी का नेतृत्व उनके पसंद आ रहा है इसलिए वो आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन नवीन जी ये थे। नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रभारी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बेहतर भूमिका निभाई और अब लोकसभा चुनाव में इनको नई जिम्मेदारी मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती वक्त हमारे विस्तार न्यूज़ के इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में दिया। विस्तार न्यूज़ पर कार्यक्रम जारी रहेगा। आगे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन नवीन जी और प्रधान संपादक जी, एडिटर इन चीफ। अब मैं निवेदन करूंगा
एमडी माननीय मुकेश श्रीवास्तव सर से कि आएं और स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय नितिन नवीन जी को। आपने बहुमूल्य समय दिया विस्तार न्यूज़ को, जो कि आपका अपना चैनल है, हम सबका चैनल है और लगातार विस्तार पा रहा है। इस सदन में मौजूद सभी से निवेदन रहेगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। करतल ध्वनि यानी कि ताली अभी बज नहीं रही है, जोरदार तालियां हो जाएं। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमडी सर और एडिटर इन चीफ सर और नितिन नवीन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मंच की गरिमा बढ़ाई।